नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग से संबंधित ये रहने वाली है, क्योंकि जो एलटी संवर्ग के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पत्र होता है जो आपके 30 नंबर का जो पूछा जाता है और 70 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो मैं 30 नंबर के संबंध में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसका सिलेबस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ से कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, हमें ये देखना होगा कि जो हमारा सिलेबस दिया है अगर हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी परीक्षा के अंतर्गत तैयारी करें तो वो सबसे बेहतर रहेगी। ये नहीं कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की किताब पढ़ी, उठाई और कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, जो आपका शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत, ठीक है, जो चीज़ें आयोग द्वारा जो दी गई हैं उसी के आधार पर अगर आप अध्ययन करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो सार्थक सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के श्रृंखला का जो पहला टॉपिक है। देखिए, पहला जो टॉपिक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यहाँ से आपके बहुत अधिक 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। देखिए, ये कह रहा है कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको एप्टीट्यूड ऑफ टीचर्स अवार्डेड स्टूडेंट। देखिए, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि शिक्षक और छात्र के बीच का जो समन्वय है, किस प्रकार से उन दोनों के बीच का समन्वय स्थापित होता है। तो इस टॉपिक से आप अपने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो किताब है या आप गूगल में इससे संबंधित टॉपिक को वहाँ से सर्च कर सकते हैं और वो टॉपिक आप विशेष रूप से पढ़िए और उसके नोट से भी आप साझा कीजिए। इससे पूर्व मैंने जो एक वीडियो आप लोगों के सामने टीचिंग एप्टीट्यूड से लेके आया हूं, तो आप देख लीजिएगा शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं आधा कंप्लीट कर दिया है, तो उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वहां से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। क्योंकि अगर किसी को नोट्स नहीं बनाना है तो वहां से आप उन नोट्सों को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सामने नोट से लेके उपस्थित रहूँगा। ठीक है, अब दूसरा जो बिंदु है वो सामाजिक परिपक्वता का ये है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ये कह नहीं सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इस वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से देखना है, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, अब बात करेंगे तीसरा जो है, तीसरा अगर मैं बात करूँ शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, तो एप्टीट्यूड अवार्डेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रति हमें किस प्रकार से, अगर हम शिक्षण कौशल की बात करें, जिस प्रकार से 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, तो हमने पठन हो गया, भाषण हो गया, लेखन हो गया, नाटक हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये हमें समझना होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से साराधिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं चौथे टॉपिक की अगर बात करूं, जो चौथा टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा, जो आपको सर्च करना होगा, जो आपकी किताब जो है, तो उस किताब में इस वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पढ़ते चलिएगा, इसके नोट से भी बनाते चलिए। अगर जिस बच्चे को नोट्स बनाने में तकलीफ है तो मैं इसकी प्रत्यक्ष नोट से संबंधित वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए, विचार और संप्रेषण, वह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण किस प्रकार से हम विचारों की संप्रेषण की अगर बात कि हमारे सामने आपस में हम जब किसी दूसरे व्यक्ति से या छात्र शिक्षक के बीच किस प्रकार से संप्रेषण होता है, कहने का मैं, हम जो चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं, हम जो चीज़ें बोलते हैं, क्या बच्चा उसको गंभीरता से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अंतः व्यक्ति संप्रेषण, जो व्यक्ति विशेष होता है तो उस व्यक्ति विशेष के अंतर्गत किस प्रकार से उसमें विशेष व्यक्ति से संबंधित किस प्रकार की उसमें संप्रेषण करने की क्षमता है या नहीं है, क्या वो विकसित कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरीके से इन टॉपिकों को देखना होगा। अगर मैं बात करूँ छठे पॉइंट की, तो छठा पॉइंट देखिए, शिक्षण व्यवस्था व व्यवसायी प्रतिबद्धता की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षण व्यवस्था और व्यवसायी की प्रतिबद्धता से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, जो आपको पढ़ना है। देखिए, वहीं अगर हम देखें 7वें नंबर का, तो ये आपका शैक्षिक प्रयोग और समस्या और नवाचार से संबंधित यहाँ पर ये पूछा जाएगा। शिक्षा में किस प्रकार से नवाचार को हमने क्रियान्वित किया जाता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, अगला पॉइंट यह है, शिक्षक की योग्यता व गुण
के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण, किस प्रकार से शिक्षक, एक जो शिक्षक जब नियुक्त होता है तो उसको नियुक्त करने से पूर्व शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए शिक्षण कार्य संपादित करने के लिए। एक तो वो अच्छा वक्ता होना चाहिए और बोलने में वो झिझके ना, उसका जो आत्मविश्वास है वो भरपूर होना चाहिए। जब कक्ष में जाए तो बच्चों के बीच का जो संप्रेषण है और छात्र और टीचर के बीच का संप्रेषण बहुत शानदार होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कि उसकी योग्यता, जिस पद के लिए वो चयनित हो रहा है, क्या वो योग्यता को पूरी करता है या नहीं करता है, क्या जो टीचर है, टीचर का व्यक्तित्व तो कैसा है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो शैक्षण प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण और आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं आपके टीचिंग के लिए, नेचुरल टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, ये जो है ना, यहाँ से भी किस प्रकार से टीचिंग की जो वो होती हैं। अगर हम चरणों की बात करें तो चरण किस प्रकार से हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति, शिक्षण की जो मूलभूत आवश्यकताएं, हमें जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें शिक्षण के अंतर्गत कार्य करने के लिए क्रियान्वित होनी चाहिए, तो ये आ जाता है। अब देखिए, हमने जो ये क्लासेज में पढ़ा था, जो हमारा ये टॉपिक जो चला था, क्योंकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं पहले उन पे फोकस रख रहा हूँ क्लासेस में। जो बच्चा क्लासेस लेना चाह रहा है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। देखिए, अधिगमकर्ता के अभिलक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो लर्निंग की अगर हम बात करें तो जहाँ पर सीखने की प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति होता है, जो छात्र होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, तो वो जब जन्म से लेके उसके मृत्यु तक का अगर हम सफ़र की बात करें तो वो निरंतर दिन प्रतिदिन नई चीज़ों को क्रियान्वित करते हुए चलता है और नई चीज़ों को सीखने का यहाँ पर प्रयत्न करता है। तो कहने का मतलब है कि जब इंसान निरंतर एक अधिगमन के रूप में कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है, तो यहाँ से भी बहुत अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं। ये अगर मैं कहूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इसको आप देख के चलते हुए। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि शिक्षण के प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, कौन से इसमें बाधाएं होती हैं जो शिक्षण को पूरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। अगर आप जब इस टॉपिक को आप अध्ययन करोगे तो आपके सामने इतनी ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारक आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित पूर्ण रूप से कर देते हैं, याद रखिएगा। तो इसको आप जब पढ़ोगे तब आपके समझ में आएगा। जो अगला जो बिंदु है वो आपके शिक्षण की विधियाँ। देखिए, जब हम शिक्षण की विधियाँ कहते हैं तो हमें शिक्षा को जिस प्रकार से प्रदान करने की अगर हम बात करें, शिक्षा को हम कैसे दे सकते हैं, जैसे आपके हम लेखन माध्यम से कहें या श्रवण माध्यम से कहें या भाषा माध्यम से कहें या फिर आपके अभिनय की बात करें या चलचित्रों के माध्यम से बात करें, तो कहीं ना कहीं आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अलग अलग आधारों पर हम क्या करते हैं, शिक्षण की जो गतिविधियां होती हैं, हम अलग अलग शिक्षण की गतिविधियों, अगर हम कहें खेल कूद के माध्यम से या फिर आपके सांस्कृतिक तौर पर या फिर हम खेल में बच्चों को पढ़ाने की हम बात करते हैं, तो अलग अलग बहुत ढेर सारी विधियां हैं, तो इनका अध्ययन आप करें। अब देखिए, शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ क्या क्या हो सकती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल क्या होना चाहिए आपके टीचिंग को बहुत बेहतरीन करने के लिए, तो उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि आपके पास ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड एकदम साफ होना चाहिए, उसमें काली पुती रहनी चाहिए। अगर हम कहीं आज डिजिटल बोर्डों का ज़माना आ गया, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, नेट की प्रॉपर सुविधाएं होनी चाहिए, किताब का जो पाठ्यक्रम है सभी बच्चों के पाठ्यक्रम होने चाहिए, आपकी विद्यालय में लाइब्रेरी स्थापित होनी चाहिए। देखिए, आज अगर हम शिक्षा की अगर बात करें तो हमारे पास इतने ज़्यादा गैजेट है जो शिक्षा के रूप में सहायक कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो अगला बिंदु है, बच्चों में वृद्धि एवं विकास या वृद्धि एवं विकास के आनुवंशिक वातावरण की बात कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा।
कि बच्चों की अगर हम बौद्धिक वृद्धि की बात करते हैं तो किस प्रकार से इसकी बौद्धिक वृद्धि होनी चाहिए, और हम अगर बात करें तो ये आनुवंशिक भी होता है कि परिवार, अगर हम वंशानुगत ये चीज़ें चलती हैं जिसे हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड, तो वंशानुगत भी हो सकती है, और जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है कहीं ना कहीं उसके बौद्धिक विकास में वो वातावरण बहुत ज़्यादा क्या करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर कोई बच्चा ऐसी सोसाइटी में रहे जहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने लिखने में या क्रियाकलाप करने में बहुत शानदार हैं, तो अपना जो बच्चा है उसका व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है। अगर हम ऐसी बस्ती की बात करते हैं जहाँ पर बच्चों को एक जो लैंग्वेज होती है, अगर वो कहें तो उनकी रफ टफ होती है, ये अलग अलग देहाती भाषा होती है, तो अलग तरीके से वो उनका क्या करता है, वातावरण का कहीं ना कहीं बच्चों में प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि जब एक सेब पूरे दर्जन भर सेबों को सड़ा सकता है, तो जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं। तो आपके अंतर्गत अगर मैं कहूँ, जैसे आपका आसपास का जो वातावरण होगा उसी के अनुरूप क्या होगा, आपका शिक्षण कार्य भी उसी के रूप से चलता है। अगर आपके घर में, अगर आपके परिवार में अगर बच्चे को पढ़ाने वाले बहुत से हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई अपने माध्यम से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है। अब देखिए, जब हम अधिगमन की बात करते हैं तो अधिगमन का अर्थ है और एवं अवधारणा, इसकी प्रवृत्ति तथा उसके प्रभाव के कारण की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से ये होती हैं, किस प्रकार से उसको करना चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अधिगमन की जब हम बात करते हैं तो ये जो व्यक्ति विशेष है उसके अंतर्गत निरंतर क्रियाशील रहने वाली एक ये क्रिया है जहाँ पर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, इसकी अवधारणाएं होती हैं, तो तमाम कारक होते हैं, इसकी मीनिंग से होते हैं। तमाम इन चीज़ों को आप जब पढ़ोगे, जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो ये बहुत शानदार टॉपिक है। अगर मैं कहूँ ये सबसे बेस्ट टॉपिक है जहाँ पर आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से। ये जो अधिगमन है, जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं या शिक्षण की सहायक सामग्री या शिक्षण विधियों की बात करें, ये जो टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं इस संपूर्ण भर्ती प्रतिक्रिया का बैकबोन, अगर हम कहें रीढ़ की हड्डी के रूप में ये माने जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा। देखिए, अधिगमन से संबंधित मैंने कहा कि अधिगमन के सिद्धांत और प्रभाव कैसे होते हैं। अधिगम की ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों का सीखने का व सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी क्षमता कैसी है, शिक्षक के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, तमाम अभिप्रेरण की व्यक्ति किस प्रकार से सीख रहा है, अधिगमन के प्रभाव वो किस प्रकार से सीख रहा है, उनके अंतर्गत मूवमेंट किस प्रकार से कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब व्यक्ति विभेद ये आता है, इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब व्यक्तिगत की अगर हम बात करें, व्यक्तित्व की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे। देखिए, अगर मैं बुद्धि की बात करूं तो बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले अधिगमन, देखिए अधिगमकर्ता की अगर बात करें तो ये देखिए, मैंने कहा ना ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार व लर्निंग गैप की अगर हम की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इतना तो आप सोच के चलिए कि आपको ये वाले पॉइंट पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। और सामंजस्य की अगर बात करें तो ये आप उतना इसको देख सकते हो नहीं भी, तो मैंने इसको ज़्यादा कम ही देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करके, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो सरहदी रूप में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके जो बैकबोन के रूप में मैं कह रहा हूँ, तो ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, शिक्षण अधिगम और प्रतिक्रिया, ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा की ये रूपरेखा 2005 के संबंध में किस प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत सरकारों ने अपनी रणनीतियाँ बनाई हैं, कौन कौन सी विधियों के माध्यम से लर्निंग कार्य किया जाता है। 2000 में किस प्रकार से नेशनल रूप में अगर हम कहें 2020 की जिस प्रकार से आपके एजुकेशन पॉलिसी लाई गई हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज़्यादा विस्तार किया, क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें आई हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए जो है, देखिए मापन, आपका मूल्यांकन का अर्थ किस प्रकार से, तो मूल्यांकन पद्धति किस प्रकार से। देखिए, आपके मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन या बौद्धिक माप किस प्रकार से किया जाता है, प्रयोजन किस प्रकार से किया जाता है, उन पद्धतियों के आधार पर आपका व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ क्रियात्मक शोध किस प्रकार से होता है, तो इसमें रिसर्च से संबंधित एक्शन रिसर्च किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को तो बहुत ही
मैं कहूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर मैं लिख दूँ तो ये कहना भी उचित होगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर ये देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मैंने 2 एरो लगा दिए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये वाला जो क्वेश्चन है तो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये मैंने आपके सामने आज का ये पूरा ये खाका रख दिया कि आपका जो एलटी का जो शिक्षण अभी क्षमता है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।